आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो जितनी मशहूर है उतनी ही कह सकते हैं विवादास्पद भी। हाँ। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर, मतलब शक्ति के 48 नियम। बिल्कुल। हमारे पास इसी किताब के कुछ हिस्से हैं और इसका दावा बहुत सीधा और सपाट है कि पावर यानी शक्ति एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसे समझा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। और जिसके नियम मतलब सदियों से बदले नहीं है। हाँ, और किताब शुरू में ही ये बात एकदम साफ कर देती है कि पावर का एक खेल ऐसा है जिससे कोई बच नहीं सकता। अच्छा, मतलब आप चाहें या ना चाहें आप इसका हिस्सा हैं। बिल्कुल, आप इस खेल में हैं। लेखक आज की दुनिया की तुलना पुराने राज दरबारों से करते हैं, जहां ऊपर से तो सब कुछ बहुत सभ्य और तहजीब वाला दिखता था। हाँ, सब कुछ बहुत पॉलिश्ड। लेकिन पर्दे के पीछे हमेशा एक मनोवैज्ञानिक जंग चलती रहती थी। तो आज हमारा मकसद है इस किताब के पीछे की जो सोच है उसको समझना और फिर इसके दो ऐसे नियमों में गहराई से उतरना जो इसकी पूरी फिलॉसफी की मिसाल हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस दिलचस्प और शायद थोड़ी असहज करने वाली दुनिया की तह तक चलते हैं। तो किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है कि शक्तिहीन मतलब पावरलेस महसूस करना किसी के लिए भी बर्दाश्त के बाहर है। सही बात है। हर कोई ज्यादा शक्ति चाहता है, लेकिन आज के जमाने में खुले तौर पर पावर का भूखा दिखना अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, आपको विनम्र दिखना पड़ता है, निष्पक्ष, सभ्य। और यही इस किताब का सबसे अहम मतलब सेंट्रल आइडिया है कि सीधी लड़ाई का जमाना वो चला गया। बिल्कुल, अब आपको चालाक, धूर्त और अप्रत्यक्ष होना पड़ेगा। ग्रीन यहाँ तक कि मैकियावेली का भी जिक्र करते हैं। अच्छा। जिनका कहना था जो इंसान हर वक्त सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करता है वो उन ढेरों लोगों के बीच बर्बाद हो जाएगा जो अच्छे नहीं हैं। ओहो, मतलब दुनिया की हकीकत को समझना जरूरी है। हाँ। ये बात थोड़ी परेशान करने वाली है। लेकिन उन लोगों का क्या जो ईमानदारी से कहते हैं कि भाई हमें इन सब खेलों में नहीं पड़ना। हाँ, जो कहते हैं हम पावर पॉलिटिक्स नहीं खेलते। वही तो ग्रीन का तर्क है कि ऐसे लोग अक्सर इस खेल के सबसे माहिर खिलाड़ी होते हैं। क्या बात करें, ये भी एक चाल हो सकती है। बिल्कुल, वे अपनी कमजोरी दिखाकर दूसरों की सहानुभूति हासिल कर सकते हैं या फिर बराबरी की बात करके उन लोगों को नीचे खींच सकते हैं जो उनसे ज्यादा काबिल हैं। अच्छा, ये भी तो शक्ति पाने का एक तरीका ही हुआ। किताब का संदेश एकदम साफ है, आप इस खेल से बाहर नहीं हो सकते। तो इसमें अनाड़ी बने रहने से बेहतर है कि आप इसके कलाकार बन जाएं। मतलब ये कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ, ये कहना भी अपने आप में एक बहुत चालाक कदम हो सकता है। वही तो। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। किताब इस खेल को खेलने के लिए कुछ जरूरी बातें बताती है, जैसे कि अपनी भावनाओं पर पूरी तरह काबू रखना। हाँ, भावनाओं में बहने को शक्ति की राह में सबसे बड़ी रुकावट कहा गया है। सबसे बड़ी रुकावट। हाँ, चाहे वो गुस्सा हो या प्यार, ये आपकी सोचने समझने की ताकत को धुंधला कर देते हैं। और इससे भी आगे बढ़कर किताब में धोखे को अनैतिक नहीं तो फिर क्या, बल्कि सभ्यता की एक विकसित कला के रूप में दिखाया गया है। एक ऐसा औजार जिसे सही मौके पर इस्तेमाल करना जरूरी है। भावनाओं पर काबू और धोखे की ये बात सीधे तौर पर पहले नियम से जुड़ती है, जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। अपने मालिक से कभी ज्यादा काबिल मत दिखो, ये तो एकदम उल्टा लगता है। आज के जमाने में तो हर बॉस चाहता है कि उसकी टीम में सबसे होशियार लोग हो। ऊपर से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इस किताब के मुताबिक इंसान का मनोविज्ञान इससे कहीं ज्यादा जटिल है। अच्छा। मालिक, चाहे वो राजा हो या आज का सीईओ, अपनी कुर्सी पर सुरक्षित महसूस करना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो सबसे ज्यादा चमकदार दिखें। हाँ, ये तो है। और जब उनके नीचे काम करने वाला कोई बहुत ज्यादा चमकने लगता है तो उन्हें अपनी हैसियत को लेकर एक असुरक्षा महसूस होने लगती है। मतलब ये हुनर की कद्र करने से ज्यादा अहंकार और असुरक्षा की लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल। किताब में इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए। ये कहानी है फ्रांस के राजा लुई 14वें और उनके वित्त मंत्री निकोलस फूके की। हाँ, ये कहानी एक सबक की तरह है। फूके ने सोचा कि वो राजा को खुश करने के लिए एक ऐसी शानदार पार्टी देंगे जो आज तक किसी ने ना देखी हो। और पार्टी थी भी वैसी, है ना? अरे क्या पार्टी थी! दुनिया भर के बेहतरीन व्यंजन, उस जमाने के सबसे बड़े नाटककार मोलियर का नया नाटक, ऐसी सजावट के आंखें चौंधिया जाएं। फूके को लगा राजा ये देख के बहुत खुश होंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल। पार्टी इतनी भव्य थी कि राजा लुई 14वें को लगा कि उनका अपना वित्त मंत्री उनसे ज्यादा अमीर, ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा बेहतर ज़ोक वाला है।
ओहो। मेहमान फुके की तारीफ कर रहे थे और हर तारीफ राजा के अहंकार पर एक चोट की तरह लग रही थी। उसे लगा कि उसकी अपनी चमक फीकी पड़ गई थी। और इसका अंजाम क्या हुआ, ये तो सोचकर ही डर लगता है। अंजाम भयानक था। पार्टी के अगले ही दिन राजा ने फुके को धोखाधड़ी के झूठे आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। अरे बाप रे। और फुके ने अपनी बाकी की जिंदगी जेल की एक कोठरी में बिताई, सिर्फ एक पार्टी की वजह से। और इसके बाद लुई 14वें ने क्या किया, उसने उन्हीं कलाकारों और आर्किटेक्ट्स को काम पर रखा और उनसे वर्साय का उससे भी 100 गुना भव्य महल बनवाया। ये दिखाने के लिए कि असली मास्टर कौन है। हाँ, तो ये सिर्फ राजा के अहंकार की बात नहीं थी, बल्कि अपनी हैसियत को लेकर एक गहरी असुरक्षा की भी थी कि कोई और मुझसे बेहतर कैसे दिख सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब फूके की गलती काबिलियत नहीं, बल्कि उस काबिलियत का भद्दा प्रदर्शन था। यही इस नियम का सार है। तो फिर सवाल उठता है कि सही तरीका क्या है। इसके लिए किताब में गैलीलियो का उदाहरण दिया गया है। हाँ, अच्छा, महान वैज्ञानिक गैलीलियो, उन्होंने इस खेल को कैसे खेला? बहुत ही चतुराई से। जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से बृहस्पति के 4 नए चांद खोजे, तो वो इसे सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज की तरह पेश कर सकते थे। हाँ, जैसा कि कोई भी वैज्ञानिक करेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस समय वो मेडिसी परिवार के संरक्षण में काम करते थे, जो इटली का एक बहुत शक्तिशाली परिवार था। अच्छा। गैलीलियो ने अपनी खोज को मेडिसी परिवार के सम्मान में एक शानदार तोहफे की तरह पेश किया। वो कैसे? मतलब चांद का नाम उनके नाम पर रख दिया? उससे भी बढ़कर उन्होंने घोषणा की कि ये 4 चांद असल में कॉस्मोजो डी मेडिसी के 4 बेटों का प्रतीक हैं। क्या बात है! कि वो बृहस्पति के चारों ओर वैसे ही घूम रहे हैं जैसे चारों बेटे अपने पिता के इर्द गिर्द रहते हैं। उन्होंने अपनी खोज को अपने मालिक की महानता का एक खगोलीय सबूत बना दिया। वाह! नतीजा, मेडिसी परिवार फूला नहीं समाया। उन्होंने गैलीलियो को शाही गणितज्ञ और दार्शनिक की पदवी दी और उनकी तनख्वाह कई गुना बढ़ा दी। तो गैलीलियो ने अपनी प्रतिभा से अपने मालिक को असुरक्षित महसूस नहीं कराया, बल्कि उन्हें और भी महान बना दिया। वाह! मतलब आज के ऑफिस में ये कुछ ऐसा होगा कि कोई कर्मचारी अपना शानदार आइडिया पेश करे, लेकिन साथ में ये जरूर कहे कि ये आइडिया तो मेरे बॉस के उस शुरुआती विचार पर ही आधारित है। बिल्कुल, इससे बॉस को भी श्रेय मिल गया और काम भी हो गया। बिल्कुल। अपनी सफलता को अपने मालिक की सफलता के तौर पर पेश करना, ये पक्का करना कि आपकी चमक से उन पर कोई परछाई न पड़े, बल्कि उनकी रोशनी और बढ़ जाए। यही इस नियम का असली मतलब है। ठीक है, ये नियम तो समझ में आया, भले ही थोड़ा चालाकी भरा लगे, लेकिन अगला नियम तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, वो तो है। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। ये तो उस हर बात के खिलाफ है जो हमें वफादारी और दोस्ती के बारे में सिखाई जाती है। ये सुनने में वाकई कठोर लगता है। किताब का तर्क ये है कि दोस्तों के साथ काम करना भावनात्मक रूप से बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? हाँ, जब आप किसी दोस्त को नौकरी पर रखते हैं या उस पर कोई एहसान करते हैं, तो पेशेवर रिश्ते में एक अजीब सा असंतुलन आ जाता है। धीरे धीरे आपके दोस्त के मन में ईर्ष्या या नाराजगी पनप सकती है। उन्हें लगता है कि जो उन्हें मिला है वो उनका हक था, कोई एहसान नहीं। और इस बात को साबित करने के लिए भी कोई कहानी होगी। एक बहुत ही क्रूर कहानी है, बाइजेंटाइन सम्राट माइकल तृतीय की। अच्छा, उनका एक सबसे अच्छा दोस्त था बेसिलियस। वो एक मामूली किसान का बेटा था, लेकिन माइकल उसे बहुत पसंद करते थे। माइकल ने उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाई, उसे तोहफों से लाद दिया। मतलब उसे बहुत आगे बढ़ाया। हाँ, और दरबार में सबसे ऊंचा पद दिया। वो हर राज बेसिलियस के साथ साझा करते थे। ये तो दोस्ती की मिसाल लगती है। फिर इसमें गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई सत्ता की भूख से। बेसिलियस को शक्ति का स्वाद लग गया। अच्छा। उसे जो कुछ मिला था वो अब उसे कम लगने लगा। वो और ज्यादा चाहता था। और अंत में सत्ता के लालच में उसने एक साजिश रची और रात में अपने ही सबसे अच्छे दोस्त सम्राट माइकल की हत्या करवा दी और खुद सिंहासन पर बैठ गया। क्या? माइकल को अपनी दोस्ती पर इतना भरोसा था कि वो खतरे को देख ही नहीं पाए। दोस्ती ने उन्हें अंधा कर दिया था। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली कहानी है। मतलब जिस इंसान को आपने जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, वही आपकी जान ले ले। ये सुनकर तो दोस्ती पर से भरोसा ही उठ जाए। किताब यही चेतावनी देती है कि भावनाओं और सत्ता को मिलाना बारूद में आग लगाने जैसा है। ठीक है, मैं दोस्तों से होने वाले खतरे को समझ सकती हूँ, लेकिन दुश्मन एक संपत्ति क्यों है? ये बात समझ से परे है। हाँ, किसी दुश्मन को अपने करीब लाना तो खुद के लिए गड्ढा खुदने जैसा नहीं है?
यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब आप किसी हारे हुए दुश्मन को माफ करके अपने साथ मिलाते हैं तो उसके पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। मतलब वो ज्यादा मेहनत करेगा। हाँ, वो आपसे किसी एहसान की उम्मीद नहीं कर रहा होता। इसलिए जब आप उसे कोई मौका देते हैं तो वो उसके लिए आभारी रहता है। उसकी वफादारी भावनाओं पर नहीं बल्कि एक साफ लेन देन पर आधारित होती है, जो ज्यादा भरोसेमंद हो सकती है। बिल्कुल। इसका भी कोई उदाहरण है? चीन के सम्राट सुंग का एक क्लासिक उदाहरण है। जब वो सत्ता में आए तो उन्हें पता था कि उनके अपने सेनापति, जो कभी उनके दोस्त हुआ करते थे, एक दिन जरूर उनके खिलाफ साजिश करेंगे। अच्छा। इसलिए उन्होंने उन सभी को दावत पर बुलाया और उन्हें ढेर सारा सोना चांदी देकर कहा कि आप लोग आराम से रिटायर हो जाइए। उन्होंने अपने दोस्तों को तो किनारे कर दिया, फिर सेना किसके भरोसे छोड़ी? अपने पुराने दुश्मनों के। सच में? हाँ, उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी राजा लियू को युद्ध में हराया। लियू को यकीन था कि उसे मौत की सजा मिलेगी, लेकिन सम्राट सुंग ने उसे अपने दरबार में एक ऊंचा पद दे दिया। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। एक रात दावत में सुंग ने लियू को शराब का प्याला दिया। लियू डर गया, उसे लगा कि इसमें जहर है। जाहिर है। उसकी हिचकिचाहट देखकर सुंग जोर से हंसे और ये दिखाने के लिए कि कोई खतरा नहीं है, उन्होंने खुद वो प्याला उठाकर पी लिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा दाव था। हाँ, और ये दाव काम कर गया। उस एक पल ने लियू की पूरी वफादारी जीत ली। कमाल है। उसे समझ आ गया कि ये सम्राट भरोसे के लायक है। लियू सम्राट सुंग का सबसे वफादार सेनापति बना। मतलब एक दोस्त की ईर्ष्या वो अप्रत्याशित हो सकती है, हाँ। लेकिन एक पूर्व दुश्मन की वफादारी अगर सही तरीके से जीती जाए तो बहुत मजबूत हो सकती है। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? हमने एक ऐसी सोच देखी जो शक्ति को एक ठंडे खेल की तरह देखती है, और दो ऐसे नियम जो हमारी आम समझ को पूरी तरह से पलट देते हैं। अपनी काबिलियत अपने बॉस से छिपाओ और दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों पर नजर रखो। ये सब बहुत ही ज्यादा जोड़ तोड़ वाला और नकारात्मक नहीं लगता? लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों नियमों में एक बात समान है। वो क्या है? ये सब मानव मनोविज्ञान को संभालने के बारे में है, खास तौर पर असुरक्षा, घमंड और ईर्ष्या जैसी शक्तिशाली भावनाओं को। अच्छा। ये नियम बुरा बनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि दूसरे लोग इन गहरी, अक्सर छिपी हुई भावनाओं से चलते हैं। और इस समझ का इस्तेमाल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कैसे किया जाए? बिल्कुल, ये हालात का शिकार बनने के बजाय एक रणनीतिकार बनने के बारे में है। ये निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। ये पेशेवर और यहाँ तक के व्यक्तिगत रिश्तों को देखने का एक बहुत ही अलग और शायद थोड़ा डरावना नजरिया है। इन विचारों पर एक अंतिम बात। हाँ, बताइए। किताब में ऐसे 48 नियम हैं। एक और नियम है, नियम नंबर 3, जो कहता है अपने इरादे छिपाएं। अब जरा सोचिए, जब कोई अपने कामों के पीछे का असली मकसद कभी जाहिर ही ना करे, तो नियम 1 मतलब मालिक से बेहतर ना दिखना और नियम 2 यानी दुश्मनों का उपयोग करना, इनका पालन करना कितना ज्यादा असरदार या शायद कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, ये शक्ति के इस जटिल खेल में एक और परत जोड़ देता है, जिसके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। आप देख रहे हैं बुक्स वॉइस स्टूडियो, ज्ञान की आवाज। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।